तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार। देखिए, पॉलिटिकल साइंस माइनर पेपर, ठीक है, और यह है कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा का पेपर। तो पूछा हुआ पेपर है, हम लोग देखेंगे और यहाँ से डेफिनेटली आपके कुछ क्वेश्चन, लगभग 40% क्वेश्चन मैच करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर से हर साल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर इसको हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं कि सिलेबस में पढ़ना क्या है एक्चुअल में। अगर ये सिलेबस अदर यूनिवर्सिटी से भी मैच करेगा तो अदर यूनिवर्सिटी वाले कैंडिडेट को भी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ग्लोबलाइजेशन एंड पॉलिटिक्स। सिलेबस का नाम क्या है? ग्लोबलाइजेशन एंड पॉलिटिक्स। ग्लोबलाइजेशन मतलब भूमंडलीकरण, ठीक है, मतलब पूरे का पूरा विश्व को एक बनना। और पॉलिटिक्स मतलब राजनीति। ठीक है, पेपर 75 मार्क्स का होता है, टाइमिंग 3 आवर। पास करने के लिए आपको 30 नंबर लाना होता है। इसमें आपको पढ़ना क्या है? तो सबसे पहले हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू ग्लोबलाइजेशन, यानी कि भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण का अर्थ जानना है। ठीक है, दूसरा यूनिट में पढ़ना है आपको इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल ड्राइव्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तीसरा पढ़ना है ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल मूवमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट 4 यूनिट में पढ़ना है ग्लोबलाइजेशन, डेमोक्रेसी, कल्चर एंड मार्केट। ये आपको 4 चीज़ पढ़ने हैं। तो चलिए अब हम लोग इसका क्वेश्चन पेपर देखते हैं कि ये टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और हम लोग आंसर भी करते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा यहाँ पे, एक मिनट अच्छा सा पहले बैठ लेते हैं। देखिए, यह 22-26 सेशन का पूछा हुआ पेपर है। ठीक है, ग्रुप ए का। और इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या आता है कि भूमंडलीकरण क्या है। पहला प्रश्न क्या है? 1 मार्क्स वाले 5 है, इसमें पहला प्रश्न है भूमंडलीकरण ने निम्न में से किसका जीवन स्तर को ऊंचा उठाया है। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन हैज़ इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए, ग्लोबलाइजेशन हुआ जैसे कि विश्व के बाजार एक हो गया, मतलब अब कोई भी सामान, कोई भी देश का सामान किसी भी देश में जाकर के बिक सकता था। जैसे आपके पास जो फ़ोन होगा, मुझे ज़्यादातर यकीन है कि आपका फ़ोन विदेशी कंपनी का होगा। ठीक है, इंटेक्स इंडियन है। इंटेक्स खरीदिएगा? नहीं खरीदता है, बहुत कम खरीदता है। लावा इंडियन है तो नहीं खरीदते हैं। माइक्रोमैक्स इंडियन है। आदमी खरीदता है जियो, सॉरी, ओप्पो, रियलमी, वीवो, रेडमी, ठीक है, पोको, यही सब। तो ये सब फॉरेन कंट्री है। तो ये सब जो आ रहा है विदेशी सामान, हम लोग लेना देना करते हैं। ये 1991 के बाद से शुरू हुआ। और इससे फ़ायदा किसका हुआ मालूम है? जो डेवलप्ड कंट्री है। देखिए, हम लोग का कंट्री जो है, भारत एक विकासशील देश है, और इससे फ़ायदा विकसित देशों को हुआ। विकसित देश माने अमीर देश, क्योंकि अमीर देश आराम से छोटे देशों में जाते हैं और वो अपना सामान सस्ते दामों में बेच देते हैं। अब देखिए, हमारा ही देश में देख लीजिए एग्जाम्पल, कि हम लोग खरीदते हैं सामान ज़्यादा, बेचते हैं कम। ठीक है, क्योंकि हमारे सामान की क्वालिटी बहुत डाउन है। तो इससे किसको फ़ायदा हुआ है? डेवलप्ड कंट्रीज़ को, विकसित देश को। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मेरा खुद पॉलिटिकल साइंस ऑनर से बीए में भी और एमए में भी कंप्लीट हो चुका है मेरा दोनों। तो मैं प्रयास करूँगा कि आपको एकदम अच्छे से समझाने का। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ की तरह। हमारा दूसरा प्रश्न है विच अमॉन्ग दिस सपोर्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, यानी कि इनमें से कौन भारत में अनिवेश एवं विदेशी व्यापार का समर्थन करता है। ठीक है, तो देखिए, ये इसका फुल फॉर्म आप जान लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। एक है IMF। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। यह जो है आपको ऋण प्रोवाइड करता है। ठीक है, और दूसरा नंबर पे आता है हमारा WTO। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन। और पूरे विश्व में जितने भी देशों का ये जो आदान प्रदान होता है, ठीक है, तो ये सब इसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा संभाला जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा WTO। ठीक है, एक है ILO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक विश्व का बैंक है जहाँ पे आप ऋण ले सकते हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों एक जैसा है। ठीक है, तो समझ गए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। विश्व के सभी देश एक मिल के समझौता किए हैं और उसी को संगठन बनाया है, जिसे विश्व व्यापार संगठन के नाम से जाना जाता है। पहले इसको गेट के नाम से जाना जाता था। ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप लोग बोलिएगा, भूल जाइएगा। अगला है हमारा, भारत में सरकार ने कब विनिवेश पेश, एक मिनट, बे लिख दिया है ना तो वहाँ पे
निवेश पर रोक लगाया, निवेश होगा, ठीक है, कि भारत ने, सरकार ने कब निवेश पे जो रोक लगाया था उसको हटाया। तो देखिए हमारे भारत में पहले आप सामान नहीं बेच सकते थे, विदेशी सामान, लेकिन ये हटा दिया गया रोक, कब से, 1991 से। और जब रोक हट गया तब फिर विदेशी सामान हमारे भारत में बिकने लगा, ठीक है। कब से हटा? 1991 से। 1991 से पहले हम लोग खोजिएगा कि विदेश का सामान भारत में बिके, पॉसिबल ही नहीं था। 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति अपनाई। क्या अपनाया? नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे पीसी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। नोट कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। कौन थे पीएम? पीवी नरसिम्हा राव, नरसिम्हा, ठीक है, नरसिंह। और वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर, मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह का ही आइडिया था कि हमें अब हटा देना चाहिए और विदेशी सामान भारत में बिकना चाहिए, ठीक है। अगला है, क्या भूमंडलीकरण को बढ़ावा देता है? तो इनमें से कौन सा भूमंडलीकरण को बढ़ावा देता है, ये क्वेश्चन होना चाहिए। तो देखिए विदेशी व्यापार जो है, विश्व व्यापार, यही भूमंडलीकरण को बढ़ावा देता है, ठीक है। भू मतलब होता है भूमि, और मंडलीकरण मतलब एक करना, यानी कि पूरे विश्व की भूमि को एक कर देना। आपका जहाँ मन करे आप वहाँ पे अपना सामान बेचिए। तो विदेशी व्यापार जो है, फॉरेन ट्रेड, यही हमारा बढ़ावा देता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 5वां प्रश्न। इसमें पूछा गया है, नई आर्थिक नीति 1991 में किसने प्रस्तुत किया? तो अभी मैंने बताया कि नई आर्थिक नीति आई 1991 में, उसके बाद से भारत में विदेशी सामान बेचा जाने लगा। तो किसने अपनाया? राजीव गांधी या डॉक्टर एम सिंह, ठीक है, या पीवी नरसिम्हा राव, या नन ऑफ दिस? किसने अपनाया? तो पीवी नरसिम्हा राव ने अपनाया, ठीक है। सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है 5 मार्क्स वाले प्रश्न, और इसका आंसर करना है आपको कितने शब्द में? तो इसका आंसर करना है 100 से 150 शब्दों के बीच में, ठीक है। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, भूमंडलीकरण में WTO की क्या भूमिका है? यानी कि विश्व जब एक हो गया पूरे विश्व, तो उसमें मतलब एक हेड होता है। किसी भी चीज़ को जब विश्व लेवल पे लागू किया जाता है तो उसमें जो है कोई एक कमेटी बनती है, तो वही कमेटी है WTO। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन इसको बोला जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे मालूम है? पेरिस में है, ठीक है। पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस की राजधानी है। और इसको जो है 1995 से पहले, 1 जनवरी 1995 से पहले इसका नाम बदल दिया गया। इसका नाम पहले क्या था? इसका नाम पहले था गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, गेट, ठीक है। तो जितने भी मेंबर थे इसके, वो सभी, बाद में इसका नाम WTO कर दिया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। तो जितने भी सदस्य देश रहेंगे WTO के, कितना सदस्य है? 190 के आसपास है, ठीक है। तो जितना भी सदस्य देश है WTO का, वो सभी देश, किसी भी देश में आपने जितना भी सदस्य है, 190 का सदस्य है, तो 190 सदस्य देश आपने जितने भी देश हैं यहाँ पे इसके मेंबर, वहाँ पे वो सामान जाके के बेच सकता है, ठीक है। तो इस तरह से लिख लीजिएगा। और उसके ऊपर फिर जैसे भारत में कोई सामान बेचना चाहता है, अमेरिका, ठीक है, चाहे रूस चाहे इंडिया, सामान बेचेगा, हम क्या लगाएंगे? उसके ऊपर एक कस्टम ड्यूटी लगाएंगे, ठीक है। एक टैक्स लगाएंगे, आपको इतना टैक्स पेमेंट कीजिए और आप अपना सामान बेचिए हमारे देश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा, जैसे कि एक उदाहरण दे देता हूँ। अगर आप उदाहरण लिखना चाहें तो उदाहरण को लिख सकते हैं। जैसे हम लोगों ने रूस से क्या लिया? तो हम लोगों ने रूस से कच्चा तेल लिया, जैसे पेट्रोल लिया, चाहे हम डीजल लिया। कितना रुपये? 12 रुपये के दाम से लिया, ठीक है। इतना सस्ता? हाँ भाई, 12 रुपया या 15 रुपया से ज़्यादा नहीं पड़ता है। 1 लीटर पेट्रोल का 12 से 20 रुपया ही, मान लीजिए 20 रुपया पड़ता है, ठीक है। तो हम लोगों ने ख़रीदा, और बेच कितने में रहा? यहाँ पे हम लोगों ने उनसे ख़रीदा, उन लोगों हमको बेचा 20 रुपया में, ठीक है। और हम कितना में बेच रहे हैं? यहाँ पे 100 में। कितना फ़ायदा हो रहा है, देख रहे हैं। और इसमें से जो फ़ायदा होता है उसका कुछ % उन लोग लेता है, मैक्सिमम फ़ायदा गवर्नमेंट ही ले लेती है, ठीक है। इसी तरह से जो आपका फ़ोन आया है, मान लीजिए कि 30,000 का फ़ोन, तो यहाँ पे आता है आपका 15,000 में, ठीक है। और फिर इन लोग लेके ज़्यादा दाम में बेचता है। या फिर दूसरा आइडिया क्या करता है कि इन लोग, जैसे मान लीजिए 5,000 का कोई सामान है, बोलेगा कि हमको 200% टैक्स लगाएंगे। कितना %? 200% टैक्स। हाँ अरे भाई, उतना टैक्स लगता है, 200% टैक्स लगा दिए। तब हम 1,000 रुपया तो इसी में ले लेंगे। इसका मूल 5,000 का है, लेकिन हम टैक्स ले रहे हैं 10,000 रुपया। 200% टैक्स लिए मतलब 10,000। तो अब ये सामान कितना का हो गया? 15,000 का।
समझे बात को, ऐसा होता है। चलिए अगला है हमारा भूमंडलीकरण पर मार्क्सवादी विचारों को लिखें। ठीक है, तो मार्क्सवाद और साम्यवाद ऐसा विचार लिखने को आ सकता है, भूमंडलीकरण विश्व। नेक्स्ट है होता है हमारा यहाँ पे ग्रुप बी। इसको मैंने अच्छे से नहीं समझाया क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, मार्क्सवाद जो सपोर्ट करता है वो मजदूरों को सपोर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ग्रुप बी। एंड ग्रुप बी जो है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। एंड यहाँ पे आंसर करना है किसी 4 प्रश्न का आंसर, यानी 4 क्वेश्चन। ठीक है, और इसका आंसर करना है आपको कितने शब्दों में, तो 500 से शब्दों के आसपास। अगर आप देखिए लिखने की स्पीड पे डिपेंड करता है, लिखने की स्पीड अगर आपकी धीमी है तो 400 शब्दों में कीजिएगा। अगर आप बहुत तेज़ से लिखते हैं, रॉकेट की तरह एकदम पेन को चलाते हैं, तो भाई आप 600 शब्दों में लिख लीजिए। कुल मिला के बात इतना है कि 2 खड़ा पन्ना यानी कि 4 पेज में, मीडियम बच्चा और एवरेज स्पीड से ज़्यादा स्पीड है आपका तो फिर 3 खड़ा पन्ना यानी कि 6 पेज में आंसर कीजिएगा। ठीक है, हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न क्या बनता है कि सांस्कृतिक एकीकरण पर भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है, ये बता है। ठीक है, बताना क्या है कि सांस्कृतिक एकीकरण पर भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, ये बताइए भाई साहब। ठीक है, सांस्कृतिक एकीकरण मतलब जैसे विश्व की संस्कृति हम लोग अपनाए हैं, जैसे हम लोग वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं आजकल। ठीक है, सालसा सीख रहे हैं, तो बहुत सारा क्या बोलते हैं उसको यार, रैप म्यूजिक सीख रहे हैं। ठीक है, और हम लोग का भी बहुत सारा कल्चर उन लोग सीख रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि अपनी संस्कृति का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, 5वां प्रश्न है बाजार में प्रतियोगिता को भूमंडलीकरण ने कैसे बढ़ावा देता है, ये बताना है। हाउ डज ग्लोबलाइजेशन लीड टू कंपटीशन इन द मार्केट। तो बाजार में प्रतियोगिता को भूमंडलीकरण कैसे बढ़ावा देता है। देखिए कंपटीशन बढ़ाने का काम जरूर करेगा। जैसे कोई सामान बेच रहा है 50 रुपया में, अब विदेशी सामान आ गया और बेच रहा है 40 रुपये में, तो कंपटीशन को बढ़ा ना दिया जी, फिर वो बोलेगा नहीं 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 आओ हम भी फिर अपना रेट गिरा देंगे। ठीक है, तो ऐसा होता है कंपटीशन। कंपटीशन हर जगह भीड़, जहाँ भीड़ होगा वहाँ कंपटीशन बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, 6ठा प्रश्न है हमारा तकनीकी प्रगति में भूमंडलीकरण में क्या योगदान दिया। तो वही बताइएगा कि जैसे कंप्यूटर है तो कंप्यूटर बहुत महंगा महंगा आता है। ठीक है, लेकिन आदमी खरीद रहा है क्योंकि इसकी ज़रूरत है। अब जब खरीद रहा है, बिक रहा है यहाँ पे लोग, तो टेक्निकल स्मार्ट भी बनेंगे। कुल मिला के बात इतना है कि भारत उतना सस्ता आपको डिवाइस नहीं प्रोवाइड करा पाता है जितना विदेशी कंपनियाँ। इस कारण जो है आदमी सस्ता दाम में लैपटॉप खरीद रहा है, टैबलेट खरीद रहा है और वो खुद टेक्निकल योग्य बन रहा है। इसी तरह से कि जब विदेशी सामान भारत में आया तो आदमी टेक्निकली अवेयर हो रहे हैं। इवन मैं खुद जो यूज करता हूँ, मेरा लैपटॉप है आसूस का, ये एक फॉरेन कंपनी है। ठीक है, और ये जो क्या जो बोलते हैं यार, हमारा मोबाइल भी जो अब होता है तो ये है मेरा रियलमी का, तो ये भी फॉरेन कंपनी है। ठीक है, मेरी एक लाइट है जो हम यूज करते हैं डेपी लाइट, ये भी मेड इन जापान है। तो कुल मिला के सब तो वैसा ही सामान है जो कि विदेश से आया है। ठीक है, इंडियन क्या है, इंडियन इंडियन तो मेरे पास कुछ भी नहीं लगता है यार। हाँ वही सब है, कपड़ा लत्ता सब, हालांकि कपड़ा लत्ता सब आजकल विदेश से इंपोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के बात इतना है कि हम लोग मैक्सिमम जो सामान यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, उसका 60% सामान विदेश का है, 40% हमारा अपना है। जैसे खाने वाने का चीज़ जो होता है वो भी हमारा अपना है, लेकिन आजकल वो भी हम लोग विदेश से ही देख देख के सीख गए। जैसे मैगी खाना, चाउमीन, ये सब थोड़ी खाया जाता था यार। चाय हम लोग रामायण महाभारत देखें, चाय उन लोग पीता था कभी तो हम लोग बहुत सारा जो है विदेशी लोगों से सीखा है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है भूमंडलीकरण के अर्थ की विवेचना करें और भूमंडलीकरण पर स्वदेश विचारों पर प्रकाश डालें। तो इस तरह से है। और अंतिम 2 प्रश्न है मजदूरों पर भूमंडलीकरण के प्रभाव की चर्चा करें। कोविड-19 के काल में मजदूरों को पलायन करने की समस्या हुई, यानी कि वो लोग फिर कोविड-19 के समय सब आदमी तो अपना अपना घर छोड़ के चला गया। और एक चीज़ प्रॉब्लम हुआ कि आदमी को रोज़गार में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, वो सारी चीज़ें बतानी है। अगर इसमें अच्छा खासा व्यूज़ आ जाता है तो मैं सोचूंगा कि इसका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करवा दूं। ठीक है, देखता हूं
ओके बाय। इसका PDF चाहिए तो PDF हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी सेक पेपर डिजिटल एजुकेशन का ऑलरेडी 7 गो टॉपिक बना हुआ है, आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। और सेक पेपर जो है डिजिटल एजुकेशन वही है जो SKMU दुमका में काम दिया है, और उनका जो क्वेश्चन पेपर आया था वो इंग्लिश में आया था, हालांकि आपका हिंदी में आएगा। मैं टोटल 7 गो वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। 100% सिलेबस सेम है आप लोगों का, तो देखिए एंजॉय के साथ। थैंक यू, बाय।